हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी के हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। प्री एंड मेंस जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग राइट टू हेल्थ की। एक एजेंडा को चार्ट करना है, बनाना है, जिससे हम जो राइट टू हेल्थ है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो देखते हैं पूरा मुद्दा है क्या। तो द आर्टिकल डिस्कसेस द नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स। तो नेशनल कन्वेंशन हुआ था हेल्थ राइट्स के ऊपर, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन न्यू दिल्ली बाय द जन स्वास्थ्य अभियान। तो ये किसके अवसर पे आया था? जो टाइमिंग है ये कोइंसाइड हुआ है विथ ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या है, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया था इन 1948। तो उसी की वजह से 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है। और ह्यूमंस के लिए क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे December 12। तो ये दो डेट के साथ कोइंसाइड करके इसको कंडक्ट करवाया गया है। तो अभी इसमें आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन ओवर कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके वजह से जो आपकी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रही है। इवन ध्यान रखिएगा कि प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन जब होता है हेल्थ सेक्टर का, तो उसको अपर मिडिल क्लास के ऊपर के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं पूरी तरीके से, और नीचे के जो लोग हैं आपके मिडिल में, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये और पॉवर्टी की ओर धकेले जाते हैं। फिर एक रेगुलेटरी हम फेलियर भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी क्या है, जो कॉमर्शियलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 है, उसको आपका काफ़ी पोरली इम्प्लीमेंट किया गया है, which leads to overcharging unnecessary surgeries like सी सेक्शंस की नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है लेकिन सी सेक्शन कर दिया जाता है, जो पेशेंट का राइट वायलेट करता है। फिर अंडर फंडिंग को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि यूनियन बजट का सिर्फ 2% जो है वो आपके फंड किया जाता है इन हेल्थ सेगमेंट। और पर कैपिटा स्पेंडिंग देखें तो डॉलर सिर्फ 25 रुपीज़ ही है, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जस्टिस फॉर हेल्थ वर्कर्स प्लस इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है जो हेल्थ वर्कर्स है, स्पेशली जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, लाइक आशा है, आंगनवाड़ीज़ है, नर्सेज है, तो इनको क्या है, काफ़ी लो वेज दी जाती है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं होता है, जबकि इन्होंने क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हैं कि एक्सेस टू हेल्थ केयर हैवीली इन्फ्लुएंस बाय सोशल हायरार्कीज, कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम, LGBTQ पर्सन को हेल्थ फैसिलिटी से सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंसर्न है कि ओवर 80% ऑफ जो मेडिसिन है आर आउटसाइड प्राइस कंट्रोल, सिर्फ 20% मेडिसिन में ही प्राइस कंट्रोल किया जाता है, तो बाकी 80% मेडिसिन को अगर एक्सेस करना है तो उसमें प्राइस कंट्रोल नहीं रहेगा, ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। देन कोर डिमांड क्या है, हेल्थ फॉर पीपल बनाना ज़रूरी है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाए और आपके काफ़ी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल रहे, अवेलेबल रहे हेल्थ केयर फॉर ऑल पॉपुलेशन। ओके, आगे देखते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द इशू क्या है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो मेन फेलियर्स हमने देखे हैं
तो ये एग्ज़ाम में हम आपके डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं क्या, या फिर जो करंट प्रॉब्लम है उसमें लिख सकते हैं। देन हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल ट्रेस देखते हैं कि एंशियन एंड वैदिक पीरियड में अगर देखें तो रूट हम ट्रेस कर सकते हैं अथर्व वेदा से। तो अथर्व वेदा में डिस्क्राइब किया गया था अबाउट हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस। उसी से आयुर्वेदा निकल के आया जो हॉलिस्टिक वेल बींग के बारे में, हेल्थ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सभी हेल्थ के बारे में बात करता है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के बारे में। मेडिएवल एंड मुगल एरा में देखें तो उस समय में भी पब्लिक हेल्थ जो मेजर्स है वो लिया जाता था, जैसे हॉस्पिटल से दारुल सिफा। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दारुल सिफा क्या था इन मेडिएवल इंडिया। सैनिटरी का सिस्टम था। देन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में देखें 19 टू 20 सेंचुरी में, तो हम इसमें देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ जो है वो इवॉल्व हुआ टू कंट्रोल एपिडेमिक्स लाइक प्लेग एंड कोलेरा। फिर 1959 में रॉयल कमीशन ऑन हेल्थ आया जिसने लीड टू सैनिटरी रिफॉर्म्स इसने लाया था। तो 1859 का रॉयल कमीशन इज एसोसिएटेड विथ, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। फिर भोर कमेटी बनाई 1946 जिसने रिकमेंड किया कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज को, जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद की जो पॉलिसीज थी उसमें मदद की। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें 1947 ऑनवर्ड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 39, 42, 47 में इसको मेकिंग इट अ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट एनफोर्सेबल, स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया लेकिन एनफोर्सेबल नहीं रखा गया इसको, स्टेट खुद से एनफोर्स करेगा विथ टाइम। फिर 1970s में आल्मा आटा डिक्लेरेशन आया जिसने प्राइमरी हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हेल्थ को एक राइट की तरह दिया जाना चाहिए। फिर आया जुडिशियल एक्सपेंशन 1980 से 2000 के अंदर अगर देखें तो पूरा हेल्थ को ही आर्टिकल 21 से जोड़ दिया गया कि जो राइट टू एक्सेस गुड हेल्थ फैसिलिटी है वो हमारे राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राइट टू लाइफ इज़ नॉट मियर सर्वाइविंग, ओके, ऑल द अदर कंडीशंस दैट सपोर्ट्स लाइफ आर नेसेसरी। तो वो चीज़ इसमें कही गई। तो केसेस लाइक बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सभी चीज़ों में हम ये सभी देख सकते हैं। फिर 21st सेंचुरी में हम देख सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी लिया गया इन 2002 एंड 2017 जिसने एम किया यूनिवर्सल एक्सेस के लिए। कोविड-19 पेंडेमिक 2020 ने जो गैप है उसको दिखाया कि जो आपकी बेड की कमी हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी हो, नर्सेस की कमी हो, ये सभी चीज़ें उभर के आई। तो ये जब उभर के आई तो इससे क्या है, अभी स्टेट को ये पता चला कि ये सभी जो चीज़ें हैं इनमें वर्क करना पड़ेगा, इनको ठीक करना जो है ज़रूरी रहेगा। ओके, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो क्या चैलेंज है इस इशू से रिलेटेड? ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो एक आपका ट्रिपल बर्डन में क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक टीबी, मलेरिया जैसे डिजीज़ है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम अगर देखें डायबिटीज़ अकाउंटिंग फॉर 64% ऑफ बर्डन। फिर इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो AMR अभी आ रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। इनइक्विटेबल एक्सेस है, रूरल अर्बन में डिवाइड है। 70% डॉक्टर जो है अर्बन एरिया में वर्क करते हैं, serving 30% of the population and 70% of the population getting 30% of the doctors। तो वो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक स्टेटस क्रिएट बैरियर्स, तो ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है इसको हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग आंसर इन मेंस। लो पब्लिक फंडिंग है, तो हमने ऑलरेडी देखा कि 2% GDP का खर्च होता है और 60% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। मतलब 100 रुपये अगर खर्च होते हैं एक पर्सन के ऊपर हेल्थ में, तो उसमें से 60 रुपये वो पर्सन खुद ही पे करता है और इसके वजह से 55 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में धकेली जाती है एनुअली। प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन का जो बढ़ावा है काफ़ी ज़्यादा है, ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। 70% केसेस जो है प्राइवेट सेक्टर में ही जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में या तो शॉर्टेजेस है या फिर अवेलेबल नहीं है या फिर क्वालिटी नहीं है। वर्कफोर्स शॉर्टेज हम देख सकते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट जो रेशियो है आपके 1457 में एक डॉक्टर है, जो WHO के नॉर्म से काफ़ी कम है। देन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप देखी जाती है। तो जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है, तो आउट पेशेंट जो केयर होता है OPD उसको कवर नहीं करता है। फिर एपिडेमोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है, एजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, फिर आपका क्लाइमेट चेंज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को और क्या कर रही है, फैला रही है।
देन सोशल डिटर्मिनेंट्स अगर देखिए तो पॉवर्टी की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, पोर सैनिटेशन की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जा रही है। जैसे मेल न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया का होना, चाइल्ड स्टंटिंग होना, चाइल्ड वेस्टिंग होना, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा जो की टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। जैसे प्राइवेटाइजेशन क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब सभी को कवरेज देना है, तो ये सभी चीज़ें डिस्कस कर ली गई है। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखें तो हमें इसमें एपिस्टेमोलॉजिकल जो बेस है उसको देखना ज़रूरी है। तो कमोडिटी थ्योरी ऑफ हेल्थ को हटा के हमें राइट बेस्ड अप्रोच लाना है। तो रिजेक्ट करना है कमोडिटी थ्योरी ऑफ हेल्थ, हेल्थ को कमोडिटी, हेल्थ एजुकेशन को हमें कमर्शियलाइजेशन नहीं करना है, इसको सोशल सर्विस की तरह देखना है। और जब हम कमर्शियलाइज करते हैं हेल्थ को, सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, तो इससे आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट होता है, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच होता है। फिर रॉल्सियन जस्टिस के ओर से अगर देखें तो जो फेयरनेस है वो सभी को देनी ज़रूरी है, आदिवासी, दलित, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। अमर्त्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच अगर देखें तो अभी ध्यान रखिएगा हर इंडिविजुअल जो है वो कब स्वस्थ रहेगा या फिर कब वो प्रोडक्टिव बनेगा, जब उसका कैपेसिटी बढ़ेगा। उसका कैपेसिटी बढ़ने के लिए उसको चाहिए क्या? पहला तो उसको बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो पर्सन कैपेबल बन सकता है। इसके अलावा भी स्किल चाहिए, तभी वो एम्प्लॉयबल बन सकता है। अगला पेज में देखें तो डायमेंशन में हम जब मेंस में लिखेंगे तो सोशल डायमेंशन में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को हमें एड्रेस करना होगा। पॉलिटिकली देखें तो पार्लियामेंट्री डायलॉग होना, पॉलिसी में रिफॉर्म लाना, पॉलिटिकल विल को और बढ़ाना। लीगली देखें तो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करना होगा। एथिकली अगर देखें तो लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना होगा। देन जस्टिस को आगे बढ़ाना होगा, फेयरली जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो देना होगा। इंटरनेशनली देखिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है गुड हेल्थ के बारे में बात करता है। फिर WHO का स्टैंडर्ड है, इट नीड्स टू बी फॉलोड। इकोनॉमिकली देखें तो जब आपका क्या है, हेल्थ वाइज सभी ठीक रहेंगे तभी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेंगी। बीमार लोग अगर रहेंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे। वे फॉरवर्ड अगर इसका देखें तो लेजिस्लेशन में क्या करना है, नेशनल राइट टू हेल्थ एक्ट को इनेक्ट करना है कि हेल्थ एक राइट की तरह, एक लीगल राइट की तरह हम प्रोवाइड कर सके, अलाइनिंग विथ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। बजटरी रिफॉर्म में हमें क्या करना है, बजट को बढ़ाना है, 2% से ले जाके इसको 5% तक हमें पहुँचाना ज़रूरी है। फिर ह्यूमन रिसोर्स में भी डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है, जैसे आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, नर्स हो, एसेट्रा। रेगुलेशन में हमें स्ट्रिक्ट एनफोर्स करना है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को, ताकि जो रेट है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके अक्रॉस द नेशन। फिर सोशल ऑडिट करनी ज़रूरी है ताकि हम हेल्थ का जो बेनिफिट कैसे पहुंच रहा है, क्या गैप्स है, क्या लेक्यूनास है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फिर यूपीएससी के हम इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारी क्वेश्चंस जो है पूछी गई है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई आपको डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ाया और एग्जाम में चीज़ें डिफरेंट डायमेंशन से ही पूछी जाएंगी, तो हमें उस तरीके से हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो महत्व है वो हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप अंडर CAA ओनली आफ्टर स्क्रूटिनी SC। तो अभी ध्यान रखिएगा ये मुद्दा पूरा सिटीजनशिप के ऊपर है और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया था तो उसके रिगार्डिंग है। ओके तो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है उसमें क्या किया गया, 3 कंट्री से जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसमें जो प्रोसिक्यूटेड जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है, वैसे जो माइनॉरिटीज़ है 6 कम्युनिटी है, जैसे हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, बुद्धिस्ट है, एट्सेट्रा, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात इस अमेंडमेंट एक्ट में कही गई। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये ओरिजिनली 1955 का है और इसको कई बार क्या है आपकी अमेंडमेंट की गई है। सिटीजनशिप के जो क्राइटेरिया से समय समय पे बदले गए हैं, तो रिसेंटली जो बदलाव हुआ है वो 2019 में हुआ है। तो सिटीजनशिप अंडर CAA 2019 तभी दिया जाएगा कब, ओनली आफ्टर स्क्रूटिनी। तो पिटीशन दायर किया गया था कि बहुत लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिला है, इवन आफ्टर अप्लाइंग, कि उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप सिर्फ दिया गया है कि उन्होंने अप्लाई किया है लेकिन उनको
जो सर्टिफिकेट है सिटीजनशिप का वो नहीं दिया गया है। तो इसमें आपकी एक एनजीओ ने अप्लाई पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बातें कही कि सिटीजनशिप दिया जाना है, नो डाउट, CAA 2019 के अंदर, लेकिन ओनली आफ्टर स्क्रूटिनी, ऐसे ही हर किसी को सिटीजनशिप नहीं दिया जा सकता है। तो पूरा मुद्दा क्यों उभर के आया, क्योंकि जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो अभी आपके 12 स्टेट में कंडक्ट कराई जानी है और उसमें से एक स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अभी क्या है, जब SIR हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अभी उस रिवीजन में जो आपके प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी हमारे देश में एंटर कर चुकी है 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको सिटीजनशिप मिलने के लिए, वोटिंग राइट्स मिलने के लिए, एक्चुअली वोटिंग राइट्स मिलने के लिए, नॉट सिटीजनशिप, वोटिंग राइट्स मिलने के लिए उनको सिटीजनशिप का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो मिलना ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो इस बार जो SIR होगा उसमें उनका नाम नहीं दर्ज होगा और उससे उनका जो सोशल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो वही मुद्दा इसमें उठ के आया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम इसमें देख सकते हैं कि उनको अभी लॉ बना दिया गया है, राइट्स नहीं मिला है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ठीक करनी ज़रूरी है। और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी देनी है सिटीजनशिप, लेकिन आफ्टर स्क्रूटिनी, ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ओके, तो पहला तो देखना है कि जो कम्युनिटी के पर्सन है माइनॉरिटी कम्युनिटी से है या नहीं है, फिर 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से है या नहीं है, फिर जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है या नहीं आया है, वो देखना ज़रूरी है। ओके, और ये जो पिटीशन प्ली है किसने डाला है इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बाय आत्मदीप NGO, ये आपका वेस्ट बंगाल में वर्क कर रहा है। और क्यों ही इसने पिटीशन दिया, बिकॉज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और गैप क्या है कि रिफ्यूजी ने अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फियर क्या है कि वो पॉलिटिकल एंड सोशल राइट को उनका नहीं मिलेगा, उनको जो राइट है वो नहीं मिलेगी। कोर्ट का इंटरिम स्टांस क्या है कि आफ्टर स्क्रूटिनी ही मिलेगा। तो अभी थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसमें कोई प्रोविजन, डिटेल प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप एक्वायर करने का या फिर लूज करने का। तो आर्टिकल जो 11 है पार्ट 2 का, उसने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है दैट पार्लियामेंट कैन डिसाइड बाय मेकिंग अ लॉ, so that and that is why what happened, government passed a law in 1955 and the law is Citizenship Act of 1955। और उसके बाद क्या हुआ, असम में बहुत सारी इलीगल इमिग्रेंट हुई। अभी असम का कंटेक्स्ट इसमें अगर देखें तो बहुत इलीगल इमिग्रेंट होने की वजह से 1979 से 85 तक असम मूवमेंट हुआ और उसी मूवमेंट के बाद असम एकॉर्ड हुआ। असम एकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो प्रोटेस्टर्स से उनके बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस असम एकॉर्ड में क्या हुआ, आपकी जो कट ऑफ डेट है उसको मार्च 24, 1971 कर दिया गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपकी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाके सेक्शन 6A डाला गया कि असम में जो भी पॉपुलेशन है वो जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो डेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 24 मार्च 1971। इसके पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं किसी भी धर्म के हो, वो आपकी सिटीजनशिप उनको प्राप्त होंगी, लेकिन मार्च 24 के बाद 1971 के बाद जो आएंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा। 2003 में क्या है, इस सिटीजनशिप एक्ट में फिर से अमेंडमेंट लाया गया और इलीगल माइग्रेंट्स को इन एलिजिबल करार दिया गया फॉर सिटीजनशिप। कोई भी इलीगली आता है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। फिर 2019 में फिर से सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें स्पेशली 3 देश से 6 कम्युनिटी को जो दिसंबर 31 से पहले आए हैं, दिसंबर 31 तक जो आए हैं 2014 तक, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। 2024 में इसी एक्ट के रिगार्डिंग जो रूल्स है उनको बनाई गई और करेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अभी वेरिफिकेशन जो है वो चल रहा है। तो चैलेंज क्या है इससे लेके, तो एक प्रोसीजरल ग्रिड लॉक जो है वो देखा जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी की वजह से
आपकी जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो आपकी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है जो अप्लाई कर रही है, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। उनको प्रूफ करना है कि उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर किया था, ये सभी करना है। दूसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोसेस भी है। एक तो सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और दूसरी तरफ जो आपकी वोटर लिस्ट देख रही है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ही आपके जो एग्जीक्यूटिव है, इनके बीच एक टसल हम इसमें देख सकते हैं। और इसके बीच जो साइकोलॉजिकल ट्रोमा है वो फेस कर रही है बाय दी रेफ्यूजीज, कि उनको वो स्टेटलेस हो जाएंगे। देन है एक्सप्लेनेशन ऑफ द की टर्मिनोलॉजीज। तो ऑलरेडी मैंने SIR, एनफोर्सेबल राइट्स, स्टेटलेसनेस ये बता दिया है। नेक्स्ट हमें इसमें अगर हम देखें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से, तो हमें इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पॉपुलेशन का राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो रिफ्यूजीज़ है ये अभी भी स्टेट ऑफ नेचर में है, मतलब नेचुरल आपका जो स्टेट ऑफ नेचर है, मतलब जो स्टेट नहीं बना है उसके पहले फेज में है ये है कि अभी इनको हमारे स्टेट में एब्जॉर्ब करने के लिए इनको स्क्रूटिनी किया जाएगा, उसी के बाद इनको हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन लाया जाएगा। फिर हैना अरेंट जो है ये आपकी हिटलर की प्रोसिक्यूशन की सर्वाइवर रही है, तो इन्होंने भी राइट के बारे में कहा है, और राइट्स के लिए सिटीजनशिप जो है वो ज़रूरी है। बाकी डायमेंशंस आप देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, इंक्लूसिव अमेंडमेंट लानी है, अवेयरनेस कैंपेन को चलाना है, इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स को लेनी है, फिर आपके जुडिशियल ओवरसाइट को देखना है, और इंटरनेशनल डायलॉग को कंडक्ट करानी है। तो ये सभी होगी हमारी वे फॉरवर्ड। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी डिफरेंट जो आर्टिकल है इसी तरीके से इसमें आपकी समेटा गया है, इसको जब आप एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आप चीज़ें पढ़ लेंगे। PDF जो है ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल है, और काफ़ी कम्प्रीहेंसिव तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है, जिससे आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस का प्रिपरेशन एक साथ में हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि बेसिक्स जो है वो आप NCERT से हो या फिर अदर डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।